हेलो गाइस, वेलकम टू द इंजीनियर्स पॉइंट। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड डूइंग वेल एंड योर प्रिपरेशन आर आल्सो गोइंग वेरी वेल। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी जेई एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। होपफुली ये वाला जो सेशन है आप इंजॉय करेंगे, ठीक है, जिसमें हम डेली हमारे जो सेशन होगा उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करने के साथ साथ उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका अलग से हम प्रैक्टिस सेशन भी लेके आ जाएंगे। यहाँ पर 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के इस सीरीज में हम क्या करेंगे, टॉपिक को पूरा डिटेल में थ्योरी वाइज हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो आज हम बात करेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको आज हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको एग्जामिनेशन में जाने से पहले उसको रिवीजन करना है, तो वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो अगर हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट की, तो ये जो थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आता है गाइस आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। एक आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एटीडी, ठीक है। एक तो होता है आपका बीटीडी, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, और एक होता है आपका एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम बात करते हैं बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की, तो बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपको जाने से पहले कौन से चैप्टर्स को प्रिपेयर करते हुए जाना है। अगर हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो सबसे पहले आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट का मतलब क्या है? बेसिक कंसेप्ट का मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रॉपर्टीज के बारे में, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है, कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद आपको जीरो लॉ थर्मोडायनेमिक्स पता होना चाहिए। पॉइंट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं, इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होते हैं, ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बेसिक कंसेप्ट्स के बाद आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या क्या रिजल्ट आपको मिले वो पता होना चाहिए। जैसे हमें पहले से मालूम है कि जो हमारा वर्क है इट इज ए पाथ फंक्शन, बट हीट इज ऑल्सो ए पाथ फंक्शन, इट कैन बी प्रूव्ड with the help of your first law of thermodynamics. After that आपका जो चैप्टर आता है वो आता है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद आपका जो चैप्टर आता है वो आता है आपका अवेलेबल एनर्जी। और अवेलेबल एनर्जी के बाद आप पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बाद आपके आता है थर्मोडायनेमिक्स रिलेशंस। तो ये आपका कंप्लीट थर्मोडायनेमिक का सिलेबस है, ठीक है, पूरा कंप्लीट। और जो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसमें तीन सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें, इसमें आता है आपका आईसी इंजन, आईसी इंजन के बाद आता है इसमें पावर प्लांट, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका हम ले सकते हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग।
फर्दर आईसी इंजन में भी उसके डिटेल्ड चैप्टर हैं। पावर प्लांट में जैसे आपका कंप्रेसर हो गया, आपका स्टीम टरबाइन हो गया, जूल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, पावर प्लांट कंपोनेंट, ये कंसिडर किए जाते हैं इसमें। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में आपका बेसिक कंसेप्ट हो गया, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल हो गया, आपका रिवर्स ब्रेटन साइकिल हो गया, जूल साइकिल का रिवर्स रूप, ब्रेटन साइकिल का रिवर्स रूप, रिवर्स ब्रेटन साइकिल हो गया, एयर कंडीशनिंग हो गया, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट्स हो गया। ये सभी चैप्टर्स आपके इस पोर्शन में कवर होते हैं। अगर सिंपली मैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ, ठीक है, अगर सिंपली मैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ, तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है आपका जो सब्जेक्ट है, ये आपके एसएससी जेईई में काफ़ी बड़ा वेटेज रखता है, जिसमें से एयर एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, अगर हम इन दोनों का टोटल वेटेज देखें, एक ओवरऑल अगर हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो बेसिक्स थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका पूरा बेसिक थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें आपको यहाँ से 10 to 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो आपका एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यहाँ पे आपको कम से कम 25 से 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और अगर मैं ओवरऑल थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज देखूं इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, it is more than 50% of 100 मार्क्स। तो 40 से 50 मार्क्स का आपका थर्मोडायनेमिक्स और इसका एप्लीकेशन थर्मोडायनेमिक्स आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स की, दूसरे सब्जेक्ट्स में जैसे अपने बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की, अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में फ्लूइड मशीन्स इंक्लूड कर दूं, इसका जो ओवरऑल वेटेज रहेगा आपका, वो ऑन एन एवरेज 10 से 15 मार्क्स का रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ थ्योरी ऑफ मशीन्स की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, और हमारे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की, तो थ्योरी ऑफ मशीन्स का भी जो वेटेज रहता है वो रहता है आपका 8 to 12 मार्क्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी जो वेटेज है वो वेरी करता है आपका 10 to 15 मार्क्स में। और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का जो वेटेज है वो आपका डिपेंड करता है कि मटेरियल साइंस को भी आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं या फिर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का अगर हम वेटेज माने तो वो रहता है आपका 12 to 15 मार्क्स के बीच में। तो कहने को तो थर्मोडायनेमिक्स और उसकी एप्लीकेशन 50% वेटेज रखते हैं, लेकिन अगर हम इसकी पूरा डिटेल थ्योरी पढ़ें, अगर अब आज से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने बैठते हैं, तो केवल बेसिक थर्मोडायनेमिक्स अगर आप पढ़ते हैं, तो कंप्लीट बेसिक थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए आपको एटलीस्ट 50 to 60 आवर्स चाहिए। 50 to 60 आवर्स चाहिए बेसिक थर्मोडायनेमिक्स आपको पढ़ने के लिए। आईसी इंजन पढ़ने के लिए आपको 20 to 25 आवर्स चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। पावर प्लांट के लिए आपको 40 to 50 आवर्स चाहिए। और रेफ्रिजरेशन आपका अगर हम माने तो लगभग 30 से 35 आवर्स में आपका जो रेफ्रिजरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सर जो आप ये हमें 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करवा रहे हो, ये किस तरीके से कवर करवाओगे? इसमें यहाँ पर जो मेरा रोल रहने वाला है गाइस, मैं क्या करूँगा, सभी सब्जेक्ट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रिंसिपल स्ट्रेन, प्रिंसिपल स्ट्रेस,
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस नाम का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। कॉलम नाम का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल कॉलम से क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करते हैं प्रेशर वेसल्स, तो प्रेशर वेसल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहां से भी हर साल क्वेश्चन आता है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, वहां से क्वेश्चन पक्का आता है। डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के साथ साथ शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से भी क्वेश्चन पक्का आता है। तो मतलब मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर आप ये 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो सेशन है वो कवर अप कर लेते हैं, तो अगर आप सीरियसली इन सेशंस को कवर अप करेंगे, ध्यान से देखेंगे और पर्टिकुलरली प्रैक्टिस पर ज्यादा ध्यान देंगे, तो आई एम एश्योरिंग यू विल गेट मोर देन 70% क्वेश्चंस फ्रॉम दीज 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए, मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, गारंटी नहीं ले सकता हूँ। एश्योर करने में और गारंटी में क्या फर्क है? मेरा काम है पढ़ाना, बाकी आपका काम है मेहनत करना। आपको क्वालिटी क्वेश्चन, हाई लेवल क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे लाके दे सकता हूँ, हाई लेवल कंटेंट मैं आपको यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन उनकी प्रैक्टिस करना आप लोगों पर डिपेंड करता है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, हम यहाँ पर ये चीज भी सीखेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं, दैट इज एंट्रोपी। ठीक है गाइस, तो सभी लोग भगवान का नाम ले लीजिए, ठीक है, ऊपर वाले का नाम ले लीजिए जिनको भी आप मानते हैं। और अब हम स्टार्ट करने वाले गाइस टॉपिक जिसका नाम है हमारा एंट्रोपी। दिस इज अवर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, एंट्रोपी के बारे में जितना मैं जानता हूँ उससे भी ज्यादा मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले एंट्रोपी के बारे में जानने से पहले आप ऐसा समझिए कि एंट्रोपी कुछ होती ही नहीं है। अभी तक तो एंट्रोपी आई ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है एंट्रोपी क्या होता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा क्लोसियस इनइक्वालिटी। क्या सभी लोगों ने क्लोसियस इनइक्वालिटी का नाम सुना है? जी हाँ, अगर हम बात करते हैं, आप सभी लोगों ने अगर क्लोसियस इनइक्वालिटी का नाम सुना है, तो क्लोसियस इनइक्वालिटी किसके लिए यूज में ली जाती है? क्लोसियस इनइक्वालिटी हमें यह बताती है, क्लोसियस इनइक्वालिटी हमें यह बताती है कि हमारा जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है डेल क्यू अपॉन में टी, इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। व्हाट डज इट इंप्लाइज? इसका मतलब क्या है? यहां से क्वेश्चन बनेगा, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी लेस देन और इक्वल टू जीरो का मतलब है इफ योर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू जीरो, तो वो जो आपकी साइकिल होगी गाइस, वो आपकी साइकिल कहलाएगी रिवर्सिबल साइकिल। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ साइकिल की, तो वो साइकिल कहलाएगी आपकी रिवर्सिबल साइकिल कहलाएगी। वहीं पे अगर आपका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी लेस देन जीरो होता है, तो वो जो साइकिल कहलाएगी आपकी, वो कहलाएगी आपकी इररिवर्सिबल साइकिल। कैसी साइकिल? इररिवर्सिबल साइकिल। और अगर आपके साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी फॉर ए पर्टिकुलर साइकिल आप कैलकुलेट करते हो एंड इट बिकम्स ग्रेटर देन जीरो, तो वो साइकिल आपकी कहलाएगी इररिवर्सिबल के बाद इम्पॉसिबल साइकिल। मतलब ऐसी दुनिया में कोई साइकिल पॉसिबल नहीं है जिसका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी क्या आ जाए, ग्रेटर देन जीरो आ जाए। आराम से चिल माइंड के साथ समझिए, इसका मतलब क्या हुआ?
हम ऐसी कोई साइकिल बना ही नहीं सकते जिसका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0. Now, what do you mean by del q by t? Students sometime may be in the confusion कि ये जो del q by t होता है, ये del q by t सर एंट्रोपी है. अभी मैंने आपको क्या बताया था, आप ऐसा समझिए एंट्रोपी नाम की कोई चीज नहीं होती. ये del q by t है, ये एंट्रोपी नहीं है. और साइकिल का मतलब क्या है, ये साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब है कि सभी प्रोसेसेस में, जितने भी साइकिल में प्रोसेस है, उन सभी प्रोसेसेस का डेल क्यू बाई टी कैलकुलेट करो, उनका एल्जेब्रिक सम कर दो. तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये साइकिल पॉसिबल है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, तो किसी साइकिल की फिजिबिलिटी को पता लगाने के लिए, जैसे आप यहाँ देखेंगे हम साइकिल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, साइकिल की. तो किसी भी साइकिल की फिजिबिलिटी का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लॉसियस इनइक्वालिटी का यूज करते हैं. प्रोसेस की फिजिबिलिटी का पता लगाने का तरीका अलग है, साइकिल की फिजिबिलिटी पता लगाने का तरीका अलग है. साइकिल की फिजिबिलिटी को जानने के लिए हम क्लॉसियस इनइक्वालिटी का यूज करते हैं, और प्रोसेस की फिजिबिलिटी को जानने के लिए हम चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स का कंसेप्ट यूज में लेते हैं. अब देखिएगा, अब देखिए मैं क्या करता हूं, चलिए पहले ऐसा करते हैं अपने, पहले ऐसा करते हैं अपने, एक रिवर्सिबल साइकिल का केस लेते हैं. अब कोई भी साइकिल रिवर्सिबल साइकिल तब कहलाती है जब इसके सभी प्रोसेस क्या हो, जब इसके सभी प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो. जब इसके सभी प्रोसेस कैसे हो, रिवर्सिबल प्रोसेस हो. किसी भी साइकिल में मान लीजिए कोई भी एक प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाए, तो जब भी कोई एक प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा तो वो साइकिल इरिवर्सिबल साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगी. मतलब किसी भी साइकिल को रिवर्सिबल साइकिल होने के लिए जितने भी प्रोसेस हैं, उन सभी प्रोसेसेस का रिवर्सिबल होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है. अब अगर मैं रिवर्सिबल साइकिल कंसिडर करता हूं, ठीक है, तो दो प्रोसेस वाली मैं रिवर्सिबल साइकिल लेता हूं. ठीक है, दो प्रोसेस वाली. मान लीजिए एक प्रोसेस है ये, वन ए रास्ते से होते हुए टू पर गया, दूसरा प्रोसेस है ये टू बी वन. तो मैंने एक रिवर्सिबल साइकिल ली है, वन ए टू बी वन. इसमें कितने प्रोसेस है, देखो यहाँ पे एक चीज और देख लो, साइकिल में क्या होता है पता होगा आपको, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट आर सेम, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट आर सेम, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है. नाउ सी, अब यहाँ पे जितने भी प्रोसेस है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी प्रोसेस है, चाहे ये वाला प्रोसेस हो, चाहे ये वाला प्रोसेस हो,
दोनों ही प्रोसेस कैसे हैं बताएंगे सभी लोग। दोनों ही प्रोसेस कैसे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। और जब दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे, ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल है, ये प्रोसेस भी रिवर्सिबल है। जब दोनों प्रोसेस रिवर्सिबल होंगे तो वो साइकिल क्या कहलाएगी? आपकी रिवर्सिबल साइकिल कहलाएगी। दैट साइकिल विल बी नोन एज रिवर्सिबल साइकिल 1A2 2B1 1A2 2B1। अब हमें पता है तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं क्लोसियस इनइक्वालिटी। हमें क्या पता है? क्लोसियस इनइक्वालिटी पता है। तो अब हम बात करते हैं क्लोसियस इनइक्वालिटी की। क्या कहती है क्लोसियस इनइक्वालिटी? देखिए, क्लोसियस इनइक्वालिटी कहती है फॉर ए रिवर्सिबल साइकिल, cyclic integral of del q by t is equals to 0. What does it mean? It means during process 1A2, del q by t for process 1A2 plus del q by t for process 2B1 is equals to 0. It is equals to 0. और ये दोनों प्रोसेस कैसे हैं? रिवर्सिबल। दोनों प्रोसेस कैसे हैं? रिवर्सिबल। इट मीन्स दैट del q by t for process 1A2 equals to minus of del q by t for process 2B1 for process 2B1. All of you are agree? All of you are agree? Please say yes or no. चलिए, तो del q by t for 1A2 will be equal to minus of del q by t 2B1, and it is valid for what? This is my equation number 1, and it is valid for reversible cycle. and ये जो दोनों हैं, ये वाला और ये वाला, ये भी प्रोसेस के लिए है, ये भी प्रोसेस के लिए। ये 1A2 प्रोसेस है और ये आपका 2B1 प्रोसेस है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन में क्या है देखिए, एक दूसरी साइकिल कंसिडर करते हैं। पहले तो हमने की थी रिवर्सिबल, अब हम कंसिडर कर रहे हैं इरिवर्सिबल साइकिल। अब देखिएगा, किसी भी साइकिल का एक प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल हो जाए तो वो साइकिल कहलाती है इरिवर्सिबल साइकिल। और कैसी साइकिल हमने कंसिडर की? देखो, वन ए टू और 2B1। ठीक है, 1A2 और 2B1।
अब देखिएगा, इसमें दो प्रोसेस है, इरिवर्सिबल साइकिल है 1A2 और 2B1, इसमें दो प्रोसेस है, 1A2 है और 2B1 है। मान लीजिए 1A2 ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, और 2B1 आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऐसा भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, मान सकते हो 1A2 आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और 2B1 आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो जो आपको साइकिल दिखा रखी है, इस साइकिल में से अगर कोई भी एक प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा तो साइकिल आपकी कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल साइकिल हो जाएगी। कैसी साइकिल हो जाएगी? इरिवर्सिबल साइकिल। ठीक है, यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप चैट सेक्शन में चैट करके बता दीजिएगा। अब क्या करेंगे, इरिवर्सिबल साइकिल में क्या करेंगे, हम क्लोसियस इनिक्वलिटी भी इरिवर्सिबल साइकिल वाली ही लगाएंगे। बात आ रही समझ में? रिवर्सिबल साइकिल में रिवर्सिबल वाली क्लोसियस इनिक्वलिटी, इरिवर्सिबल साइकिल में इरिवर्सिबल वाली क्लोसियस इनिक्वलिटी। और इरिवर्सिबल साइकिल वाली क्लोसियस इनिक्वलिटी क्या कहती है, देखो, गिव मी मिनट। आई थिंक नॉट विजिबल क्लियरली। लेट्स सी, क्लोसियस इनिक्वलिटी फॉर इरिवर्सिबल साइकिल। क्या है क्लोसियस इनिक्वलिटी फॉर इरिवर्सिबल साइकिल? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0। ये जो क्लोसियस इनिक्वलिटी है ना, ये भैया मेरा है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। कैसा रिजल्ट है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स है। ठीक है, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0। नाउ अब इन दोनों में से कोई भी एक उठा लो, इन दोनों में से कोई भी एक उठा लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना भाई। इन दोनों में से कोई भी एक उठा लो, कौन सा उठाना पसंद करोगे मुझे बताओ? 1A2 वाला या फिर 2B1 वाला? एक चीज और आप यहां से कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अभी उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो अगर आप ऊपर वाला लेते हो, तो अगर हम ऊपर वाला लेते हैं तो उस केस में क्या होगा? देखिए 1A2 डेल क्यू बाई टी ऑफ प्रोसेस 1A2 प्लस डेल क्यू बाई टी ऑफ प्रोसेस 2B1 विल बी लेस देन 0, है ना, विल बी लेस देन 0। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लोसियस इनिक्वलिटी को रिवर्सिबल साइकिल और इरिवर्सिबल साइकिल में यूज में ले सकते हो। लेकिन
क्लोसियस इनइक्वालिटी से किस तरीके से हम एंट्रोपी के जन्म तक पहुंचते हैं, उसके लिए देखिए अब हमें सेम कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा, लेकिन अब हम थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाकर उस कंसेप्ट को हम यूज में कर लेंगे। अभी तक मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है कि किस तरीके से आप क्लोसियस इनइक्वालिटी को रिवर्सिबल साइकिल के लिए और इरिवर्सिबल साइकिल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं देखिएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोसियस इनइक्वालिटी को दो साइकिल के लिए यूज में लेंगे। ठीक है, दो साइकिल्स के लिए। तो डालिए केस नंबर 1, टू रिवर्सिबल साइकिल्स। अब दो रिवर्सिबल साइकिल बनाओ। कितनी? दो। 1A2 2B1। एक साइकिल और ले लीजिए। 2C1। दो रिवर्सिबल साइकिल है यहाँ पे। कितनी रिवर्सिबल साइकिल है? दो। नाउ सी, हाउ मेनी रिवर्सिबल साइकिल आर देयर? टू। 1A2 2B1। ये भी कैसी है आपकी? रिवर्सिबल साइकिल। 1A2 2C1। ये भी क्या है आपकी? irreversible cycle. So not irreversible, it will be also reversible one. दोनों साइकिल कैसी है? रिवर्सिबल है। अगला केस लेंगे रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का। ठीक है, दोनों साइकिल रिवर्सिबल है। तो पहले 1A2B1 और फिर 1A2C1 दोनों के लिए क्लोसियस इनइक्वालिटी लगाइए। पहले तो 1A2B1 के लिए लगाता हूं। तो डेल क्यू बाई टी 1A2 प्लस डेल क्यू बाई टी 2B1 इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों रिवर्सिबल साइकिल है। ये रिवर्सिबल साइकिल है 1A2B1। अब रिवर्सिबल साइकिल के लिए कैसे लगाते हैं? रिवर्सिबल साइकिल के लिए तो पहले तो 1A2 फिर 2B1 दोनों के लिए लगा दो। अब 1A2 2C1 ये भी रिवर्सिबल है। लेकिन जो जाने वाला पाथ है वो डिफरेंट है, बट है तो रिवर्सिबल साइकिल ही ना। कैसी साइकिल है? रिवर्सिबल साइकिल है। तो अगर ये रिवर्सिबल साइकिल है तो इन दोनों को आप क्या करो? माइनस करो। इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करो। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करोगे तो भैया ये 1A2 विल बी कैंसिल्ड आउट। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बचेगा? रिजल्ट में हमारे पास बचेगा डेल क्यू बाई टी 2B1 माइनस डेल क्यू बाई टी 2C1 इक्वल टू 0।
अब इसको अगर मैं यहां लेके आता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं डेल क्यू बाई टी 2b1 इक्वल टू डेल क्यू बाई टी 2c1। नाउ यहां पर गौर करने वाली चीज क्या है, देखिए गौर करने वाली चीज है ये 2, ये 1, ये भी 2, ये भी 1। हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं 2 से 1, हम जा रहे हैं 2 से 1। ठीक है, एक तो बी रास्ते से होते हुए और एक सी रास्ते से होते हुए। वन इज फ्रॉम पाथ बी एंड वन इज थ्रू पाथ सी। दोनों पाथ अलग अलग हैं, दोनों रास्ते अलग अलग हैं। जब दोनों रास्ते अलग अलग होंगे गाइस, तो उस केस में यहां पर आप देख सकते हैं इवन दो पाथ्स आर डिफरेंट, रास्ते अलग अलग हैं, फिर भी डेल क्यू बाई टी की जो वैल्यू है, जो 2b1 पाथ है उसकी जो वैल्यू है वो 2c1 पाथ के बराबर आ रही है। जो वैल्यू 2b1 पाथ के लिए है वही वैल्यू 2c1 के लिए आ रही है। आई बात समझ में? चाहे आप 2b1 से होते हुए जाओ, चाहे आप 2c1 से होते हुए जाओ, फॉर सेम एंड स्टेट 2 एंड 1 दोनों पाथ रिवर्सिबल है। डेल क्यू बाई टी की वैल्यू सेम आ रही है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेट सपोज ये जो डेल क्यू बाई टी है ना, इसको मैं लिख देता हूं डी जेड, इसको मैं लिख देता हूं डी जेड। डी जेड कोई जेड प्रॉपर्टी है 2b1 इक्वल टू डी जेड 2c1, मतलब कोई z प्रॉपर्टी है, दिस इज प्रॉपर्टी z एंड दिस इज dz, चेंज इन z। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहां से यहां जाओगे तो भी dz का चेंज है, यहां से यहां जाओगे तो भी dz का ही चेंज है। मतलब इस रास्ते के लिए चेंज इन z और इस रास्ते के लिए चेंज इन z सेम है। बात समझ में आ रही है? चाहे 2b1 से होते हुए जाओ तो भी z, चेंज इन z। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज z, दिस एक्सिस इज z। चाहे आप 2b1 से होते हुए जाओ, चाहे आप 2c1 से होते हुए जाओ, दोनों के लिए z क्या है, जो चेंज इन z आ रहा है वो सेम आ रहा है। अब ये जो चेंज इन z है ना, इस चेंज इन z का ही हमने नाम दे दिया, दैट इज एंट्रोपी। एक तो तरीका ये है, इसी चेंज इन z का हमने नाम दे दिया चेंज इन एंट्रोपी। अब आपको मालूम है कि रिवर्सिबल साइकिल में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। तो 2b1 और 2c1 ये प्रोसेस भी क्या होंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे। तो ध्यान रखिएगा, डेल क्यू बाई टी for 2b1 it is reversible process, or we can say that del q by t for process 2c1 it is also reversible process. It is equal to change in a property and that property is known as entropy. It is equal to change in property and that property is known as entropy. लेकिन ध्यान रखिएगा डेल क्यू बाई टी इज नॉट एंट्रोपी, डेल क्यू बाई टी एंट्रोपी नहीं है। del q by t is equal to change in entropy for reversible process.
आई वांट टू से दैट, आई वांट टू कन्वे, जो ये डेल क्यू बाई टी है ना, इट इज चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. It is equal to change in property for reversible process, and that property is known as entropy. Del Q by T is equal to change in entropy for reversible process only. For reversible process only. क्या ये बात समझ में आई? क्वेश्चन में आपको लिख के दे देगा कि डेल क्यू बाई टी किसके इक्वल है, चेंज इन एंट्रोपी के, मोर देन चेंज इन एंट्रोपी, लेस देन चेंज इन एंट्रोपी, मतलब ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देगा. लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी, बट डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी इज नॉट फॉर ऑल प्रोसेस, इट इज ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. क्योंकि इस कंक्लूजन पर हम किसके थ्रू आए हैं, इसी एजम्पशन के थ्रू आए हैं कि हमारे पास जो दो साइकिल है वो रिवर्सिबल साइकिल है, और जब भी साइकिल रिवर्सिबल साइकिल होती है उस केस में उस साइकिल के सारे प्रोसेस आपके रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं. कैसे होते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं. एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ओनली डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी. अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पे देखिएगा, अब हम यहाँ पे बात करेंगे तीन टाइप के सिस्टम्स की, तीन टाइप के अलग अलग रिवर्सिबल प्रोसेस की. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ गाइस रिवर्सिबल हीट एडिशन. व्हाट डू मीन बाय रिवर्सिबल हीट एडिशन? सर हमारा कोई सिस्टम है, उसमें हीट एडिशन हो रहा है Q. अब रिवर्सिबल हीट एडिशन प्रोसेस, ये प्रोसेस कैसा भी हो सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कैसा भी हो सकता है. तो यू नो दैट चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल क्यू बाई टी. अब हीट एडिशन प्रोसेस में हीट सिस्टम को ऐड की जा रही है, एंड व्हेनेवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम इट इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव. सो चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू प्लस का Q डिवाइड बाय T. इट मींस चेंज इन एंट्रोपी विल बी पॉजिटिव. If change in entropy will be positive, we can say that change in entropy is greater than zero. What does it mean? Change in entropy greater than zero means entropy of the system will be increases during heat addition process. तो heat addition करने से system की entropy increase होती है. Now come to the reversible heat rejection. Reversible heat rejection process. तो रिवर्सिबल हीट रिजेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, हीट विल बी रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. तो क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू डेल क्यू बाय अपॉन टी. एंड जब हीट रिजेक्ट की जाती है दैट हीट रिजेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव हीट, तो माइनस का क्यू. सो चेंज इन एंट्रोपी विल बी इक्वल टू माइनस का क्यू अपॉन में टी. अब Q माइनस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव टेम्परेचर स्केल, केल्विन टेम्परेचर स्केल नॉट पॉसिबल. तो हम कह सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी विल बी लेस देन जीरो, इट इज नेगेटिव. इफ चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव, ऐसे लिख लो, इफ चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव इट मींस change in entropy is less than zero. If change in entropy is less than zero, it means entropy of the system will be decreases when heat is rejected from the system. जब सिस्टम से हीट रिजेक्ट की जाती है. नाउ अब आते हैं हम रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस पे.
रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। आपका एक सिस्टम है, एडियाबेटिक सिस्टम है। योर सिस्टम इज एडियाबेटिक, heat transfer is 0, this is temperature T. Give me 1 second. Okay, heat transfer is 0 and the heat transfer is 0 and temperature is T. Now see that it is reversible adiabatic process, so del Q upon T, पहले तो change in entropy लिख लो, change in entropy is del Q upon में T and this del Q is equals to 0 upon में T, it is equal to 0, so change in entropy is equal to 0. What does it means? Entropy of the system will be constant. Now ये तो आप बुक में पढ़ते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो, है ना, बुक में पढ़ते हो आप, ठीक है, बुक में पढ़ते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब देखिएगा, स्टूडेंट सोचता क्या है, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, कि उसकी मतलब पता नहीं कहाँ से उसने खुद ही अवधारणा ले ली होती है कि प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू 0, बट इट इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है, प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकती है, सिस्टम की एंट्रोपी डिक्रीज भी हो सकती है, सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट भी रह सकती है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम, सिस्टम सिस्टम अगर प्रोसेस आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में इंक्रीज, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में डिक्रीज एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम में रिमेन कांस्टेंट। अगर उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो सिस्टम का एंट्रोपी इंक्रीज होगा whenever you are going to heat supply to the system। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है और रिवर्सिबल प्रोसेस में हीट रिजेक्शन हो रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज होगा। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी हीट सप्लाई नहीं हो रहा है तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, एंड व्हेनेवर एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। इट मींस जो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस जो आपका होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस आपका आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है, जिसकी चर्चा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप आपको एंट्रोपी का जन्म जरूर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एंट्रोपी का जन्म होता है। इस लेक्चर से संबंधित आपके जो भी डाउट रहते हैं, यू कैन डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। Also this video will be premiered, so I will not be able to give reply to each and every student during this session। तो ये वीडियो प्रीमियर रहेगा, और अगर आपको सेशन और कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो इसको आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। क्लास का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैकेनिकल बाय विशाल सर। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैकेनिकल बाय विशाल सर, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ढेर सारे सब्जेक्ट्स की PDF PPT नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। चले गए, सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।